नमस्कार। मैं मेका गोवर्धन रेड्डी हूँ। हर चुनाव, जैसा कि हम जानते हैं, एक कहानी कहता है। आज हम दानट्रे की कहानी को आंकड़ों के जरिए समझने की कोशिश करेंगे, यह जानने के लिए कि एक समुदाय को असल में क्या चाहिए और कैसे बेहतर शासन को जमीन पर उतारा जा सकता है। यह सिर्फ एक विश्लेषण नहीं है, यह एक नई शुरुआत का खाका है। तो ये कहानी शुरू होती है मेघालय के गारो हिल्स में बसे दांद्रे ग्रे विधानसभा क्षेत्र से। ये गारो समुदाय की भूमि है, जिनकी अपनी एक बहुत ही समृद्ध और गहरी विरासत है। देखिए, ये क्षेत्र भारत के सबसे पिछड़े जिलों में से एक माना जाता है, और इसका मतलब यह है कि यहाँ के लोगों के लिए रोजमर्रा की जिंदगी एक संघर्ष है। अच्छी सड़कों के लिए, साफ पानी के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए और स्थानीय स्तर पर नौकरियों जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए। 2023 का जो चुनाव नतीजा था, वो एक राजनीतिक भूचाल से कम नहीं था, एक पॉलिटिकल अर्थक्वेक। ये नतीजा दादेंग्रे के लोगों की गहरी राजनीतिक चेतना को और बदलाव के लिए उनकी तीव्र इच्छा को साफ साफ दिखाता है। जरा सोचिए, 2023 के चुनाव में 90.20% मतदान हुआ। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है, ये असाधारण है। ये दिखाता है कि जब लोगों को ये महसूस होता है कि उनका वोट सच में मायने रखता है, तो वे बहुत बड़ी संख्या में सामने आते हैं। हर एक व्यक्ति ने अपनी आवाज को सुनाना जरूरी समझा। और इतने भारी मतदान का नतीजा क्या निकला? सिर्फ 18 वोटों का अंतर। बस इतने कम मार्जिन ने पूरे निर्वाचन क्षेत्र की, पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी की किस्मत का फैसला कर दिया। अगर हम आंकड़ों को देखें तो AITC को मिले 15,702 वोट और NPP को मिले 15,684। फर्क महज 0.06% का। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि लोकतंत्र में हर एक वोट की कितनी कीमत होती है। लेकिन इस बेहद करीबी मुकाबले के बीच एक और कहानी छिपी हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सिर्फ 367 वोट मिले, जो कुल वोटों का सिर्फ 1.13% है। ये छोटा सा आंकड़ा एक बहुत बड़ी राजनीतिक शक्ति के पतन की कहानी कहता है। तो 2023 के चुनाव हमें 3 बिल्कुल साफ संकेत देते हैं। पहला, एक बेहद जागृत और सक्रिय मतदाता। दूसरा, एक चुनावी लड़ाई जिसका फैसला कानों में फुसफुसाहट जितना मामूली था। और तीसरा, एक बड़ी राजनीतिक पार्टी का पूरी तरह से पतन। तो चलिए अब इस पतन के कारणों को समझते हैं। सवाल ये उठता है कि कोई पार्टी जो कभी 40% वोट शेयर पर थी, वो गिरकर सिर्फ 1% पर कैसे आ सकती है? देखिए, ये किसी एक व्यक्ति की गलती नहीं है। ये एक पूरे सिस्टम के, एक पूरी व्यवस्था के टूटने का संकेत है। हमारे लोकतंत्र की नींव, उसकी बुनियाद ही इस बात पर टिकी है कि लोगों को बोलने का, चुनने का और जवाबदेही मांगने का मौलिक अधिकार है। लेकिन इस अधिकार के साथ एक कर्तव्य भी जुड़ा हुआ है, वो है सम्मान से सुनने का। जब व्यवस्थाएं लोगों के सुनना बंद कर देती हैं, तो लोग दूसरे रास्ते खोजने पर मजबूर हो जाते हैं। ये पतन, ये गिरावट अचानक नहीं हुई। पिछले 4 चुनावों के आंकड़ों पर नजर डालें। 2008 में लगभग 40% से 2013 में 23%, फिर 2018 में 14% और उसके बाद 2023 में सीधे 1.13% पर। यह एक धीमी लेकिन लगातार हो रही गिरावट की एक साफ तस्वीर है। तो आखिर ये सिस्टम टूटा क्यों? इसके 2 मुख्य कारण थे। एक तरफ राजनीतिक वोटों का बंटवारा और दूसरी तरफ कांग्रेस की अपनी अंदरूनी प्रणालीगत विफलताएं। नतीजा ये हुआ कि वो सरकार के खिलाफ जनता के गुस्से को अपने पक्ष में नहीं कर पाए। इस पतन की जड़ में था स्थानीय पार्टी संगठन का पूरी तरह से बिखर जाना। जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता निष्क्रिय हो चुके थे और कोई भी प्रभावी स्थानीय नेतृत्व नजर नहीं आ रहा था। इस वजह से पार्टी की विरासत और उसका बड़ा नाम भी बेअसर हो गया। और उम्मीदवार के चयन ने इस संगठनात्मक कमजोरी को और भी बढ़ा दिया। पार्टी ने एक ऐसे उम्मीदवार को चुना जिसे लोग बाहरी मानते थे, जिसका नाम दादेंग्रे की वोटर लिस्ट तक में नहीं था और जिसके पास न तो संसाधन थे और न ही लोगों से कोई गहरा जुड़ाव। ठीक है, समस्या को समझना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है समाधान खोजना। यहीं से एक नई शुरुआत का खाका तैयार होता है। एक विनम्र, अनुशासित और 4 स्तंभीय रणनीति, जिसे हम चतुर्मुखी सिद्धांत कह सकते हैं। पुनर्निर्माण की ये पूरी रणनीति 4 बराबर और जरूरी स्तंभों यानी पिलर्स पर टिकी है: चुनावी, संगठनात्मक, कथात्मक और संसाधन। और याद रखिए, इनमें से अगर एक भी स्तंभ कमजोर हुआ तो पूरी संरचना ढह जाएगी। पहला स्तंभ है चुनावी। इसका लक्ष्य है एक मजबूत स्थानीय गारो युवा नेता को सामने लाना, जिसकी छवि साफ हो और जो समुदाय से गहराई से जुड़ा हो।
ये विश्वास बनाने की पहली सीढ़ी है। साथ ही वोटों के बिखराव को रोकने के लिए स्थानीय स्तर पर सही गठबंधन बनाना भी उतना ही जरूरी है। दूसरा स्तंभ है संगठनात्मक। ये शायद सबसे मुश्किल लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी काम है। जमीनी स्तर पर संगठन को फिर से खड़ा करना। लक्ष्य क्या है? हर गांव में मौजूदगी, 100 सक्रिय बूथ समितियां और 200 सक्रिय स्थानीय स्वयंसेवक जो पार्टी की आंख और कान बने। तीसरा स्तंभ है कथा यानी नैरेटिव। नकारात्मक राजनीति से हटकर गारो समुदाय की जो आकांक्षाएं हैं उन्हें आवाज देना। एक ऐसी सकारात्मक कहानी बनाना जो सड़क, स्कूल और अस्पताल जैसे जमीनी मुद्दों पर केंद्रित हो और लोगों को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दे। और चौथा स्तंभ संसाधन। देखिए, संसाधन का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता। सबसे बड़ा संसाधन है लोग। स्वयंसेवकों के जरिए लोगों तक पहुंचना, उनकी समस्याओं का एक डेटाबेस बनाना और सबसे बढ़कर भरोसा कायम करना। विश्वास ही असली पूंजी है। तो ये 4 स्तंभीय रणनीति जमीन पर उतरेगी कैसे? इसका जवाब इसके मूल उद्देश्य में छिपा है। राजनीति को लोगों की वास्तविक समस्याओं को हल करने का एक जरिया बनाना, एक माध्यम बनाना। ये डेटा दिखाता है कि दादेंगरे के लोगों के लिए सबसे जरूरी क्या है। उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकताएं ग्रामीण सड़कें, पुल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। किसी भी पार्टी का घोषणा पत्र सिर्फ वादों की एक सूची नहीं होना चाहिए, बल्कि जनता के साथ एक सीधा और ईमानदार सर्विस लेवल एग्रीमेंट होना चाहिए। जब कोई भी राजनीतिक दल लोगों से जुड़ता है तो उसे ये याद रखना चाहिए कि लोगों का विश्वास एक पवित्र अमानत है। भारत में गोपनीयता और सहमति से जुड़े जो कानून हैं वो सिर्फ नियम नहीं हैं, वे हर एक व्यक्ति की गरिमा का, उसकी डिग्निटी का सम्मान करने का एक तरीका है। दादेंगरे की कहानी एक चेतावनी भी है और एक अवसर भी। ये दिखाती है कि जनता से दूर होने का खतरा कितना वास्तविक है, लेकिन ये एक उम्मीद भी जगाती है, एक ऐसे नेतृत्व की जो जवाबदेह हो और सेवा को ही अपना धर्म माने। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-4204-1602. Purpose beyond politics.